हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो चार्ज स्फीयर हैं हैविंग ऑफ चार्ज 2 into 10 power minus 7 कूलम and 3 into 10 power minus 7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मींस हमारे पास दो चार्जेस हैं। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज एंड दैट इज सेकंड चार्ज। दोनों क्या है स्फीयर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर और उनके ऊपर चार्ज है, फर्स्ट के ऊपर चार्ज दैट इज 2 into 10 power minus 7 कूलम और जो सेकंड है उसके ऊपर चार्ज 3 into 10 power minus 7 कूलम। सो क्वेश्चन हमें पूछा है कि उसके बीच में हमें फोर्स निकाल के बतानी है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। सो हमें चार्जेस की वैल्यू दे दी है। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज द 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 power 9। सो दिस इज द 9 into 10 power 9। Q1 की वैल्यू है 2 into 10 power minus 7 और सेकंड चार्ज की वैल्यू है दैट इज 3 into 10 power minus 7 अपॉन r स्क्वायर और r कितना दिस इज 330 सेंटीमीटर। तो ये जो r है इसको हम मीटर में बना लेते हैं 30 सेंटीमीटर। जब मीटर में बनाएंगे तो दिस इज डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द 30 upon 100। सो दिस इज द 0.3 मीटर। तो ये वैल्यू हम 0.3 की वैल्यू पुट करते हैं उसका स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 9 into 10 power 9 into 2 into 10 power minus 7 into 3 into 10 power minus 7 अपॉन ये 0.3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और ये क्या बन जाएगा सीधा 10 पावर माइनस 2 क्योंकि ये है 0.2 तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 2। ये कैंसिल हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आप वैल्यूज देखेंगे क्योंकि ये 3 to the 6 आएगा तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। सो ये इसकी वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब हमें देखना है क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मींस इनके बीच में जो फोर्स आएगी दैट इज द force of repulsion. So this is the first question and now second question. Second question is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. Let us suppose कि ये हमारे पास दो चार्ज थे, दिस इज द फर्स्ट चार्ज और ये क्या है सेकंड चार्ज। तो जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज द 0.4 माइक्रोकूलम, ये फर्स्ट चार्ज आ गया एंड जो सेकंड चार्ज था दैट इज द Q2 उसके ऊपर जो वैल्यू है दैट इज द -0.8 माइक्रोकूलम और इन दोनों के बीच में एक फोर्स की वैल्यू दे दी है एंड दैट इज द 0.2 न्यूटन। तो अब हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये निकालना हमने क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है? सो फोर्स की वैल्यू दिस इज 0.2 न्यूटन। सो इसको हम वैल्यूज ही पुट करते हैं। 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज द 9 into 10 power 9 Q1 दैट इज द 0.4 माइक्रोकूलम है तो उसको यही कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 0.4 into 10 power minus 6 कूलम। सो माइक्रो कितना होता है? दैट इज द 10 पावर माइनस 6 कूलम एंड जो सेकंड चार्ज है वो भी माइक्रो में है, दिस इज -0.8 into 10 पावर माइनस 6 कूलम। सो वैल्यू पुट करते हैं 10 पावर माइनस 6 into -0.8 into 10 पावर माइनस 6। सो इसको फिलहाल हम वैल्यूज पुट करें मैग्नीट्यूड में तो ये आ जाएगा नीचे r हमें फाइंड आउट करना, दिस इज द r स्क्वायर। सो ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ऊपर चला गया। सो दिस इज द r स्क्वायर 9 into 10 power 9 into 0.4 into 10 power minus 6 into 0.8 into 10 power minus 6 अपॉन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ चुका है दिस इज 0.2। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अब सो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 72 और 72 into 144 और इन आपस में इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 4। सो अब हम इसको अगर r की वैल्यू निकालें तो r आएगा अंडर दिस इज द 144 into 10 power minus 4। सो व्हिच इज इक्वल टू दिस इज द 12 into 10 power minus 2 मीटर। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
ये 10 पावर 6 इज 1.2 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। एंड सेकंड क्वेश्चन था जो सेकंड चार्ज है वो कितनी फोर्स अप्लाई करता है। सेकंड चार्ज क्या करेगा, दोनों के ऊपर एक जैसी फोर्स कर एग्जर्ट होगी, दैट मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट एक के ऊपर चार्ज प्लस है और दूसरे के ऊपर माइनस है, तो दैट इज द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सेम फोर्स होगी, दैट इज द फोर्स दैट इज 0.2 न्यूटन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Next question, that is question number third. Check the ratio of KE square upon GME MP is dimensionless. Look at the table of physical constant and determine the values of this ratio. What does the ratio signify? Means हमें questions में जो दिया है, that is the question क्या है? Question number 6, that is the KE square upon GME MP. हमें बताना है कि ये दोनों का रेशियो जो है दैट इज अ डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस कैसे बताते हैं, लेट अस सपोज ये हमारे पास थी दैट इज द के ई स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो कूलम्स लॉ की फोर्स बन सकती है अगर इसको हम किसके साथ डिवाइड करते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सिमिलरली इसकी क्योंकि हमने ऊपर भी डिवाइड किया तो इसको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, सो एम ई अपॉन सो दिस इज द आर स्क्वायर। सो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके देखा ये फोर्स बन रही है एंड दिस इज द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो फोर्स है दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो दोनों फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके, सो दिस इज द डायमेंशनलेस। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, डायमेंशनलेस। अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो वैल्यू कैसे होगी, सो दिस इज द फर्स्ट दैट द के ई स्क्वायर, इसका जो सेकंड पार्ट था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। So E is the charge on an electron, so this is the 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and this is the ME. ME is the mass of electron, so mass of electron is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. So this is the mass of electron, and second this is the mass of proton, and mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. So जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। So k is the value, so k is equal to 1/4 pi epsilon naught, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, एंड g is the gravitation force constant, this is the 6.67 into 10 power minus 11 यूनिट्स इसी की तरह न्यूटन मीटर स्क्वायर, so this is the किलोग्राम minus 2। So, जब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू k is equal to 9 into 10 power 9, आगे E is the 1.6, so this is 1.6 into 10 power minus 19 का होल स्क्वायर, and g is equal to 6.67 into 10 power minus 11, and mass of proton and mass of electron, so this is the 9.1 into 10 power minus 31 into mass of proton, this is the 1.67 into 10 power minus 27। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 2.27 into 10 power 39। सो जब हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 2.3 into 10 power 39। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized। so हमें सबसे पहले बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है या नहीं। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो बॉडीज थी, एक थी ग्लास रोड, जो हमने, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां से प्रॉपर्टीज में बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द ग्लास रोड, और दूसरा क्या था, दिस इज द सिल्क क्लॉथ। तो जब ग्लास रोड को हम इसके साथ रब करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होकर कहाँ पे चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट इज अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे वो आ जाएंगे दैट इज अक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब भी यहां से यहां हो रहे हैं तो दिस इज द ट्रांसफर्ड, फर्स्ट बात दैट इज द ट्रांसफर्ड। सो जब ट्रांसफर्ड हो रहे हैं और ये किसी वैल्यू से, लेट अस सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेपोजिशन हो रही है किसी दूसरे के ऊपर। सो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं लेकिन वो इंटीग्रल मींस ये +1 +2 करके भी हो सकता है या -1 -2 करके भी हो सकता है। सो दैट मींस ये आ गया n। सो इसको क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज द दैट इज
चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, मींस वो इंटीग्रल की फॉर्म में आएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द व्हाई कैन बी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज वेरी लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल पे इसको हम डील करते हैं तो हम इसको निगलेक्ट क्यों करते हैं? लेट अस सपोज, आप एग्जांपल इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ गेहूं है, लेट अस सपोज उसमें 10, लेट अस सपोज हमारे पास व्हीट के, क्योंकि ग्रेन्स की तरह होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरह होते हैं? व्हीट की तरह। तो लेट अस सपोज ये 10 है, तो जब ये 10 होंगे दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो हम बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है। लेकिन यही अगर ग्रेन्स अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हो, लेट अस सपोज ये 1 क्विंटल में होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने अमाउंट से निकले। मींस ये जो माइक्रोस्कोपिक में था तो ये हमें इंटीग्रल की फॉर्म में बता रहा था, लेकिन जब हम लार्ज मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो ये इंटीग्रल ना होके हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द कंटीन्यूअस फॉर्म। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5 and question number 5 is that when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो इसको हम जनरली एक छोटी सी एग्जांपल से कर लेते हैं। लेट अस सपोज, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास एक लेट अस सपोज दिस इज ग्लास रोड और एक ग्लास रोड है, दूसरा क्या है? दिस इज द सिल्क क्लॉथ। तो जब भी हम इसको रब करेंगे तो रब बाय दिस ग्लास रोड एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड एंड दिस सिल्क क्लॉथ। जब हम इसको रब करेंगे तो रबिंग से इनके ऊपर क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज है वो डिपॉजिट हो जाएंगे किस पे? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। मींस यहाँ से एक प्लस चार्ज गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अगर एक चार्ज हम इसको फिर से रब करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ज, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस, मीन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे उतना ही चार्ज इस पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस जितना चार्ज इसमें स्टार्टिंग में बिफोर रबिंग कितना था? बिफोर रबिंग जो था उसकी वैल्यू कितनी थी? बिफोर रबिंग इज इक्वल टू 0। ना तो ग्लास रोड पे कोई चार्ज था ना तो सिल्क क्लॉथ पे भी। लेकिन आफ्टर क्या हो रहा है? आफ्टर लेट अस सपोज मैंने इसको रब किया 2 टाइम्स, तो इस पे ग्लास रोड पे जो चार्ज था दैट इज द +2q, और जो सिल्क क्लॉथ था, सिल्क क्लॉथ उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? दैट इज द -2q। तो जब हम इसको देखेंगे तो दिस इज 0, मींस बिफोर एंड आफ्टर द नेट अमाउंट इज 0। इसी तरह से ये फिनोमेना और जगह भी होता है। सो इस तरह से मेनी पेयर्स ऑफ बॉडीज में भी ये फिनोमेना आ सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द 4 पॉइंट चार्जेस QA that is the 2 microcoulomb, QB that is the -5 microcoulomb, QC that is the 2 microcoulomb and QD that is -5 microcoulomb are located at the corner of square ABCD। मींस स्क्वायर है उसकी जो कॉर्नर है उनके ऊपर ये रखे हुए हैं 4 चार्जेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और उनकी साइड कितनी है? दैट इज द 10 सेंटीमीटर। What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? Let us suppose हमारे पास एक स्क्वायर है। Let us suppose this square is A, let's suppose this is A B C D, और इस स्क्वायर की साइड कितनी दे दी? दैट इज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास स्क्वायर थी, और जो चार्जेस थे, चार्जेस क्या क्या थे? दैट इज द ए पे जो चार्ज रखा था दिस इज QA एंड QA इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, और जो B पे था दिस इज QB और उस पे जो चार्ज रखा था दिस इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। QC पे जो चार्ज रखा था दैट इज QC दिस इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, और इसी तरह से जो D पे जो चार्ज था दिस इज QD व्हिच इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। और जब हम इनको आपस में मिला दें डायगोनल्स को, तो इसके जो सेंटर आएगा वो सेंटर आएगा यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर O। यहाँ पे हम एक चार्ज रख दिया है, लेट अस सपोज दिस इज द टेस्ट चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। तो हमें इसके ऊपर इसकी चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दैट इज द नेट चार्ज इज ड्यू टू ऑल अदर फोर्स। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सिमेट्री का केस बन रहा है, और सिमेट्री का केस आप देखेंगे कि ये जो चार्ज है QA ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स आएगी, रिपल्सिव फोर्स। सो दिस इज द F ऑफ
A force. सिमिलरली जो हमारे पास C है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये फोर्स भी क्या है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स दिस इज द FB. तो आप देखेंगे सॉरी FC, FA एंड FB दोनों ये इक्वल है एंड अपोजिट, सो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट. सो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 0 ड्यू टू FA एंड FC. सिमिलरली अगर आप देखेंगे B पॉइंट पे कितना चार्ज है, दिस इज द -5 माइक्रोकूलम. सिमिलरली आप B पे देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज द -5 माइक्रोकूलम, और -5 है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा. सो ये वैल्यू कितनी आएगी, F ऑफ B. तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है. सिमिलरली जो D है उसका चार्ज कितना है, दैट इज द -5. तो -5 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द F ऑफ D. ये दोनों वैल्यूज ये भी क्या है, इक्वल है और क्या है, ऑपोजिट. सो F ऑफ B एंड F ऑफ D ये है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो उसका नेट रिजल्ट भी कितना आएगा, 0. सो नेट रिजल्ट ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज 0. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. Now the question number 7, an electrostatic field lines is a continuous curve, that is a field line cannot have a sudden break. Why not? ये फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज पार्ट नंबर A, कि जो हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूस होंगी. एक्चुअली लेट्स सपोज वी हैव ए प्लस q चार्ज, तो प्लस q चार्ज की जो फील्ड होगी दैट इज द रेडियली आउटवर्ड, और आप देखेंगे कंटिन्यूस होती है, दैट इज वो ये यहां से लेकर और एंड कहां पे होती है, दैट इज अप टू इंफिनिटी. क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि ये सडन ब्रेक इसके बीच में आ रही है नहीं आ रही. सडन ब्रेक का मींस कि जब भी कोई ये जो लाइंस होती हैं, लाइंस क्या बताती हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो उस लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है. लेट अस सपोज अगर यहाँ सडन ब्रेक हुआ तो ये चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा. सडन ब्रेक आने का मतलब यहाँ तक ऐसा है कि ब्रेक्स तभी ही लगेगी जब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज जो फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ पे होती है, वो नेगेटिव पे. तो इस सडन ब्रेक होने का मतलब वहां पे टर्मिनेटिव नेगेटिव चार्ज होगा. लेकिन जो फील्ड लाइंस है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इनफाइनाइट तक जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो आएगी रेडियली इनवर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व. अब इसका जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में क्रॉस कैसे नहीं करती हैं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज रेडियली आउटवर्ड, वो ऐसे करके होंगी लेकिन एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी. लेट अस सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनकी फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही होंगी लेकिन ये लाइनें आपस में क्रॉस नहीं करेंगी. सो हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज टू लाइंस, लेट अस सपोज दिस द फर्स्ट फील्ड लाइन एंड दिस द सेकंड फील्ड लाइन, लेट अस सपोज दिस द A एंड दिस द B. ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो दिस इज द पार्ट B, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, digit at a point gives the direction of force. Let us suppose हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूस भी होती हैं, कर्व भी होते हैं फील्ड लाइंस. तो लेट अस सपोज अगर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या बताती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. तो लेट अस सपोज अगर हम इस पे निकालें तो इसके लिए दिस इज द लाइन A, तो इसके लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A. लेकिन इसी पॉइंट पे यहाँ पे B पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. सो एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज, सो देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. सो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज द 2 पॉइंट चार्जेस QA दैट इज द 3 माइक्रोकूलम and QB that is the -3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum. क्वेश्चन क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज एट पॉइंट A, एक है एट पॉइंट B. सो जो A पे है दिस इज द +3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना -3 माइक्रोकूलम, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब ये 20 सेंटीमीटर है. इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था what is the electric field at the midpoint of O of line AB joining two charges. means इसके मिड पॉइंट पे लेट अस सपोज यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस सपोज यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज द Q0
और Q नोड अगर चार्ज है तो इस पर दो तरह के चार्ज लग रहे हैं, एक प्लस Q इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और एक माइनस Q इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो जो प्लस Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो लगाएगा, प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E प्लस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E प्लस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के जो हमने चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की थी, सो दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कौन सा है, जिसका AO स्क्वायर, AO होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू दे दी है, चार्ज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम को जब लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो डिस्टेंस था, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 20 है, तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा तो इसका जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द 10। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 9 × 10⁻9 एंड दिस इज इक्वल टू इनटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे, बिकॉज ये प्लस Q चार्ज है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स जाएगी इस डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग AO। सो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7 × 10⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये हमारे पास आएगी E पॉजिटिव की वैल्यू। सो दिस इज द E पॉजिटिव। सो अब इसके बाद जो आएगी दैट इज द वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिस नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों की डिस्टेंस भी कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये हमें पता ही जिससे टेस्ट चार्ज तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स द B। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब चार्ज दोनों का सेम है, अगर हम मैग्नीट्यूड में E नेगेटिव की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आएगी सेम, बिकॉज +3 चार्ज है, यहाँ पे कितना है +3 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना है -3 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, तो सेम वैल्यू आएगी, इज 2.7 × 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। Now, according to superposition principle, net electric field, that is the E total is equal to E positive plus E negative. जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, this is 2.7 × 10⁻6 plus 2.7 × 10⁻6, जब हम आपस में सॉल्व करके लिखेंगे तो 5.4 × 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। और ये डायरेक्शन किस ओर जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमेशा ही कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द अलोंग A to B। सो दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम A to B। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻�9 कूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, what is the force experienced by this test charge? So यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट चार्ज दैट इज Q0, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज द -1.5 × 10⁻�9 कूलम। मींस जो ये टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है, -1.5 × 10⁻�9 कूलम। सो अब हमें सेकंड पार्ट पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, बिकॉज E is equal to F/Q0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये मैग्नीट्यूड में है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, सो F is equal to E × Q0। सो E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दिस इज 5.4 × 10⁻6 and what is the value of Q0, so Q0 is equal to 1.5 × 10⁻�9। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी इज ना 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन। सो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। सो बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो अब इसकी डायरेक्शन होगी, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, दिस इज अट्रैक्टेड बाय +Q चार्ज, मींस ये इस तरफ आएगा, बिकॉज ये है पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल। सो डायरेक्शन इज फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम B to A। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA that is equal to 2.5 × 10⁻⁻7 coulomb and QB that is that -2.5 × 10⁻⁻7 coulomb located at point A, and A के कोऑर्डिनेट कितने दिए थे, that is the 0 0 -15 cm, B is equal to 0 0 +15 cm respectively, but is the total charge and electric dipole moment। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है और साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे ए पॉइंट के वो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो लेट अस सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो 0 0 प्लस 15, लेट अस सपोज ये पॉइंट जो है वो इस अलोंग लाई कर रहा है। सो दिस इज द लेट अस पॉइंट ए और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर। और वैसे ही जो हमारे पास दूसरा चार्ज कितना था, दैट इज द ये था चार्ज q, दैट इज द QA, दिस इज द प्लस 2.5 into 10 पावर -7 कूलम। और जो दूसरा चार्ज था वो था इसके ऑपोजिट, दैट इज 0 0 प्लस। सो लेट अस सपोज दिस इज z एक्सिस। सो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। तो एक जो पॉइंट है वो इनवर्ड है और क्या है आउटवर्ड। सो दूसरा पॉइंट जो है जो दिस इज द इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, दिस इज द z एक्सिस लेट अस सपोज। तो ये है दिस इज द पॉइंट B 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, बिकॉज प्लस का जो है वो बाहर की तरफ आएगा और माइनस का इनवर्ड आएगा। तो ये हमारे पास है QB और QB की वैल्यू कितनी, दैट इज -2.5 into 10 पावर -7 किलो। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पूछा था व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, बिकॉज इस तरफ है प्लस और इस तरफ क्या है माइनस। तो जो नेट आएगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू QA प्लस QB, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, दैट मींस दोनों का चार्ज कितना आएगा 0। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेकंड पार्ट क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होती है, दैट इज द लेट अस सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज -q एंड दिस इज द +2। लेट अस सपोज इसके बीच में डिस्टेंस है d। तो जो डाइपोल मोमेंट आता है P इज इक्वल टू q इनटू d, डिस्टेंस बिटवीन देम। सो P इज इक्वल टू q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो लेट अस सपोज पहले सबसे पहले हम इसके बीच में निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस +15 एक तरफ और -15 एक तरफ, मींस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, दैट इज द प्लस दिस द डिस्टेंस जो आएगा दैट इज द 15 + 15 दैट इज इक्वल टू 30। और ये क्या है सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे कितना था सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में बना लेते हैं। मीटर में बनाने के लिए इसको डिवाइड बाय 100, सो दिस इज द 0.3 मीटर। सो अब हमारे पास P आ गया एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो इस तरफ का चार्ज ले ले चाहे इस तरफ का, एक ही चार्ज है। सो दिस इज वैल्यू 2.5 इन मैग्नीट्यूड, मींस हम प्लस वैल्यू लेंगे 2 into 10 पावर -7 into 0.3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5 into 10 पावर -8 कूलम मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड डायरेक्शन कहां से कहां होती है, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये z एक्सिस मतलब नेगेटिव इनवर्ड है और पॉजिटिव, तो किस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आ रहा है, दिस इज अलोंग द z एक्सिस। So this is the question number 9. So next is the question number 10. Now the question number 10. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 power -9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 power 4 Newton coulomb inverse. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. So सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया दैट इज द डाइपोल मोमेंट P एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P इज इक्वल टू 4 into 10 पावर -9 कूलम मीटर। ये हमें देती वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट P की। E इज इक्वल टू 5 into 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये किसकी वैल्यू दे दी थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में एंगल था, दैट इज एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आपने आर्टिकल्स में देखा था कि जो टॉर्क थी, टॉर्क का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू PE sin of 30 डिग्री। सो व्हाट इज द P is equal to 4 into 10 power -9 into E is equal to 5 into 10 power 4 and sin 30 की वैल्यू कितनी थी, दिस इज द 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 to 4 5 to the 10, तो ये आएगा 10 और साथ में इसके बाद आएगी 10 पावर -5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 10 पावर -4। सो दिस इज द P, सो दिस इज द टॉर्क और टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, टॉर्क इज इक्वल टू 10 पावर न्यूटन मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge
ऑफ 3 into 10 power minus 7 कूलम। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, दैट इज ए पार्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, बी इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं हम। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 11 का जो इसका फर्स्ट पार्ट है, लेट अस सपोज हमारे पास था पॉलीथीन। जो पॉलीथीन है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉलीथीन एंड सेकंड इज द वूल। सो दिस इज द वूल। तो उसने ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो उसके ऊपर पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है दैट इज द -3 into 10 पावर -7 कूलम। तो ये आ गया इसके ऊपर चार्ज। तो दैट मींस इसके ऊपर चार्ज कब आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होके यहां पे आ जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर यहां पे -3 है तो यहां पे कितना आएगा, दिस इज द +3। सो +3 into 10 पावर -7 कूलम। सो कहां से कहां चार्ज आ रहे हैं, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। और पॉलीथीन पे है -3 into 10 पावर -7 और इस पे कितना आएगा 3 into 10 पावर -7। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और इसके फर्स्ट पार्ट में एक बात और पूछी थी, दैट इज द एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं, दैट इज Q is equal to NE। हमें नंबर निकालना है, सो N is equal to Q upon E। सो हमें E की वैल्यू पता है, दैट इज द -1.6। सो दिस इज द -1.6 into 10 पावर -19 कूलम। और जो Q था, जो हमारे पास उसकी वैल्यू थी, दैट इज -3 into 10 पावर -7 कूलम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज द 1.875 इनटू, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10 पावर 12। सो इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा है, इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। यस, बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 9.1 into 10 पावर -31 किलोग्राम। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है, तो दैट मींस यस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ मास। तो अब हम इसकी निकालेंगे कितना मास ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द मास, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सपोज ए का मास हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 kg का था, तो अगर यहाँ पे आएगा तो 10 कितने आएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई। तो वैसे ही यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जो हमारे पास था, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये थे और उसका मास कितना था, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इनकी वैल्यू पुट करने 1.875 into 10 पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे और एक का मास कितना था, जैसे 9.1 into 10 पावर -31 किलोग्राम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 1.706 into 10 पावर -18 किलोग्राम। सो ये मास आप देखेंगे -18 किलोग्राम, दैट मींस दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ। So हम ऐसे बोलते हैं negligible mass is transferred from wool to polyethylene. So this is the question number 11th. So next is the question number 12th. Now the question number 12. Two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 power -7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to distance of separation between them. Let us suppose हमारे पास two charge थे. Let us suppose this is charge A and this is the charge B. और उसने पहले से ही क्वेश्चन बता दिया कि उन दोनों का जो रेडियस है वो इसके डिस्टेंस से बिल्कुल कम है, मींस इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए पॉइंट चार्ज। सो जो QA एंड QA है और QB उसकी वैल्यू कितनी है 6.5 into 10 पावर -7 कूलम। ये QA है और QB की भी यही वैल्यू है, सो QB इज इक्वल टू 6.5 into 10 पावर -7 कूलम। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। सो इस 50 सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, तो दिस इज द 0.5 मीटर। तो अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है A and A is the force of repulsion between 2 point charges is equal to
1/4πε0 QA/QB अपॉन r स्क्वायर। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द 9 × 10⁻9 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QA, दिस इज द 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे की वैल्यू कितनी, दिस इज द 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन r और r की वैल्यू कितनी, दिस इज द 0.5 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसकी वैल्यू यही आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है What is the force of repulsion if each sphere of charge is double? Means charge है वो क्या है, double. The amount and the distance between them is half. Means जो इसका जो amount है वो हम डबल करें. Let us suppose जो QA है इसको भी डबल कर दिया, QB को भी हमने कर दिया डबल, और जो इसका डिस्टेंस है उसको मैंने कर दिया हाफ, मींस r/2. तो हम इस एक्सप्रेशन में देखें जो हमारे ए पार्ट में लिखा था f of a 1/4πε0 QA, जो इसका QA का अमाउंट है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिया है और QB का भी कितना अमाउंट बढ़ा दिया, 2 टाइम्स QA एंड QB, और जो रेडियस था दैट इज द हाफ, सो दिस इज द r/2. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 to the 4 और ये 4 जो है ऊपर जाके बन जाएगा, दिस इज 4 × 4 दैट इज 16 1.4πε0 QA/QB अपॉन r स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि जो ये अमाउंट है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। मींस कितना अमाउंट बढ़ जाएगा जो हम सेकंड टाइम निकाल रहे हैं, सेकंड टाइम जो है वो 16 टाइम बढ़ जाएगा जो हमने ओरिजिनल निकाला था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12. So next is the question number 13. Now the question number 13. Suppose a sphere A and B in question number 12. Means ये question number 12 का ही एक पार्ट है. Have identical size, a third sphere of same size but uncharged. पहले दो चार्ज क्या थे, दोनों चार्ज थे, लेकिन हम जो थर्ड ला रहे हैं that is the uncharged. Brought in contact with the first and then brought in contact with the second. And finally remove from both, और हमने लास्ट में इसको रिमूव कर दिया, but is the new force of repulsion between A and B. तो जो इससे पहले वाला पार्ट था, हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस सपोज दिस इज चार्ज A और दूसरा चार्ज कितना, दिस इज चार्ज B, और एक चार्ज है चार्ज C। तो दोनों के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट इक्वल चार्जेस हैं, तो लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है Q। तो जैसे ही C को मैं फर्स्ट A के साथ लेके आऊंगा तो ये चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मींस इसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा Q/2, अब इस पे भी कितना आ जाएगा Q/2। तो दो इसके ऊपर आ गया Q/2 एंड इसके ऊपर भी आ गया Q/2। अब जैसे ही इसको मैं इसके पास लेके चले जाऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर है Q चार्ज और इसके बाद Q/2, मींस टोटल चार्ज कितना हो गया Q + Q/2, सो दिस इज द 3Q/2, मींस टोटल चार्ज इनके ऊपर आ गया 3Q/2। लेकिन मैंने बताया था कि ये हाफ एंड हाफ हो जाएगा कांटेक्ट में आने पे, जब मैं इसको हाफ करूंगा तो दिस इज द 3Q/2/2, सो दिस इज द 3Q/4, मींस अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया 3Q/4 इसके ऊपर चार्ज, और सिमिलरली 3Q/4 इसके ऊपर चार्ज। तो अब लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को क्या करते हैं हम रिमूव। तो जैसे रिमूव किया तो अब हमारे पास चार्ज कितना आ गया Q/2 एंड 3Q/2। तो हमारे पास फोर्स पता है, सो व्हाट इज द फोर्स, दिस इज द 1/4πε0 QA/QB अपॉन r स्क्वायर। बिकॉज हमने r डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, सो अब हमने चेंज क्या किया, सिर्फ इसकी वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू QA 1/4πε0, सो दिस इज द Q/2, QA की वैल्यू और QB की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 3Q/4 अपॉन r स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 4 to the 8 means 3/8 and this is the 1/4πε0 QQ upon r square. So this is the QA and this is the QB. तो अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू, हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं और वहां पे जो इसकी वैल्यू थी दिस इज द 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन, मींस ये ओरिजिनल वैल्यू की कितने हो जाएगी, दिस इज द 3/8 टाइम्स इसके रह जाएगी।
सो अब हम इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दिस इज 1.5 into 10 power -2 न्यूटन। तो जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज 5.703 into 10 power -3 न्यूटन। सो ये हमारे पास आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे जेईई मेंस या कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 shows that the track of three charged particles in uniform electrostatic field give the sign of three charges. Which particle has the highest charge mass ratio? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो इजी के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अब इसके बाद डायग्राम में आप देखेंगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, फिर इसके बाद इसी तरीके से वो जो सेकंड पार्टिकल है और एक है इसके बाद थर्ड पार्टिकल। सो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस होंगे। तो आपको पता है कि जो लाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। सो आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, मींस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर वन चार्ज जा रहा है दैट मींस ये कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ये जो सेकंड पार्टिकल है ये भी क्या होगा, दिस इज आल्सो नेगेटिव, बिकॉज ये किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव तरफ। और ये थर्ड जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज नेगेटिव, दैट मींस इट इज ए पॉजिटिव। सो यहां से आप इजीली देख के बता सकते हैं कि किस चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है। इसी के क्वेश्चन में आगे पूछा है कि चार्ज बाई मास रेशियो आपसे पूछी है। चार्ज बाई मास रेशियो मींस कि कोई पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा डिविएट हो रहा है, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा उसका चार्ज बाई मास रेशियो आएगी। तो अब आप इसमें देख लेंगे यहाँ से कि ये कम डेविएट हो रहा है, इसके बाद में ये भी कम हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका मास रेशियो है, सो दिस इज द थर्ड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो ये जो न्यूमेरिकल था ये भी इजी था। सो अब करते हैं नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज द कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E is equal to 3 into 10 power 3 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में इसका फर्स्ट है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड whose plane is parallel to yz plane। so let us suppose हम ये हमारे पास एक हम x y z एक्सिस मान लेते हैं, so this is the x axis, so this is the y axis and this is the z axis। एक प्लेन let us suppose हमारे पास एक शीट है, ये शीट जो है ये हमने वाई जेड एक्सिस में रखी है और वाई जेड एक्सिस में जब भी हम रखेंगे तो उसका जो प्लेन है दैट इज द नॉर्मल टू परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो इसकी एक्सिस किस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तो हमारे पास आ गया यहां तक। अब उस स्क्वायर की साइड दैट इज सपोज ये मेरे पास स्क्वायर थी, ये वाली स्क्वायर, इसकी जो साइड थी दैट इज द 10 सेंटीमीटर और इसका जो नॉर्मल टू परपेंडिकुलर है वो किस तरफ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। और हमें क्या निकालना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाई क्या होता है, सो फाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर था 15, क्वेश्चन नंबर था ये 15, फाई होता है दैट इज द ई डॉट ए वेक्टर। सो ई डॉट ए मींस ई ए कॉस ऑफ थीटा। सो ई इस डायरेक्शन में है, ई इज अलोंग एक्स एक्सिस और एरिया भी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। सो ई एंड ए के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो अब E की वैल्यू कितनी गिवन है, E इज इक्वल टू 3 into 10 power 3। और अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर उसकी इसकी साइड्स है तो एरिया कैसे निकलेगा, पहले इसको मीटर में बना लेते हैं। सो इज द 0.1 मीटर। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, दैट इज द 0.1 into 0.1, सो द 0.01 मीटर स्क्वायर। सो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज द 0.01 और cos 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है और एरिया वेक्टर भी कहां है, दैट इज द एक्स एक्सिस। सो एंगल कितना हो गया 0, सो मींस दैट इज इक्वल टू cos 0, सो cos ऑफ 0 डिग्री। सो दिस इसकी वैल्यू कितनी है, 3 into 10 power 3 एंड 0.01 को हम कैसे लिखते हैं 1/100। सो इसमें 0 कैंसिल होती है 3, तो यहां बचेगी 10। सो दिस इज द 30
और फ्लक्स है बिकॉज फ्लक्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, so this is flux is equal to phi e. E having units Newton per coulomb and area this is the meter square. So this is the value of electric flux. So this is the first part. अब इसके साथ इसका जो second part आ रहा है, so second part में क्या है, that is the if the normal of plane, ये जो normal था ये क्या करेगा x axis के साथ, let us suppose ये हमारे पास ऐसे है, ये था पहले हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा नॉर्मल के साथ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज दिस एंगल इज द 60 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो बी पार्ट है हमें थीटा की वैल्यू दे दी है, एंड व्हाट इज द वैल्यू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ई चेंज नहीं हुई है, ई की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3 into 10 पावर 3 एंड ये वैल्यू एरिया वही है, दिस इज 0.01 एंड cos 30 जो था दैट इज द cos कितना बन गया, दिस इज द सॉरी cos 0 जो था वो क्या बन गया cos 60। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये हमारे पास आई थी सॉल्व करके, ये कंप्लीट 30 और cos 60 दैट इज द 1/2। तो जब इसको कट कर देंगे तो आएगा 15 न्यूटन कूलम इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर। सो ये था इसका। अगर इसी तरह से आपको नॉर्मल के साथ कुछ एंगल्स और भी आ जाएंगे तो बस आपने एंगल की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सेम क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन 15। सो नेक्स्ट